अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया आरिफ। नाज़रीन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर पाकिस्तान की पॉलिसी को सराहते हुए हमने देखा कि कोरोना स्ट्रेटजी डे मनाया गया, जिसके बाद आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी इजलास से मुखातिब होते हुए इसी सिलसिले में मज़ीद आलमी दुनिया को कुछ तजावीज़ पेश की हैं। लेकिन जो तजावीज़ उन्होंने अक़वाम आलम के सामने रखी हैं, क्या वो ऐसी हैं कि उन पर आसानी से अमल हो सके? क्या उनकी दी गई तजावीज़ को संजीदगी से लिया जाएगा? प्रोग्राम का पहला सेगमेंट हमारे इसी बारे में है। दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के 13 दिसंबर के लाहौर जलसे के हवाले से, जिससे मुतालिक ये खबरें आ रही हैं कि उस रोज पंजाब असेंबली से इस्तीफों का ऐलान भी सामने आ सकता है। सवाल यहां पर ये पैदा होते हैं कि क्या इस्तीफों का ये सिलसिला सिर्फ एक असेंबली और एक जमात तक ही महदूद रहेगा, और अगर ऐसा हो भी जाता है तो क्या पीटीआई हुकूमत से बुनियादें उसकी हिल पाएंगी या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। और आखिर में बात पाकिस्तान को पहुंचने वाले उस नुकसान की जिसकी सूरत में पाकिस्तानी तैयारों के बरतानिया और यूरोप में दाखिले पर पाबंदी को बरकरार रखा जाएगा। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार डॉक्टर साहब। एमबीसी बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार मोना आलम साहब भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। मोना, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमर शेब साहब। जनरल साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इब्राहिम राजा साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे, और सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रज़ा रोमी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले उन कुछ दी गई तजावीज़ के हवाले से जो कि आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अक़वाम आलम को दी है कि हमें किस तरह से कोरोना वबा से निपटना है। सिर्फ एक मुल्क नहीं, वो तमाम मुल्क भी जो कि तरक्की पजीर हैं और पसमानदा ममालिक गिरदाने जाते हैं। 10 नकाती एजेंडा पेश किए, जिसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा के इस इजलास में कहा कि वबा के खात्मे तक गरीब ममालिक के कर्जे मुअत्तल किए जाएं, पसमानदा ममालिक के कर्जे मुआफ किए जाएं, और साथ ही साथ ये भी कहा कि $500 अरब का खुसूसी फंड भी मुख्तस किया जाए। एक और भी तजवीज़ दी उन्होंने, वो तजवीज़ की जरा आप उन्हीं की ज़बानी सुनिए। Time there should be an immediate return of their assets stolen by corrupt politicians and criminals back to these countries. This one action, I assure you, Mr. President, this one action would benefit the poor countries more than all other measures put together. जी हाँ, करप्ट सियासतदान और जराइम पेशा अफराद जो कि मुल्क कौम का पैसा लूट कर दूसरे ममालिक लेकर चले गए हैं, वो पैसा भी उन ममालिक में वापस आना चाहिए। तो ये कुछ तजावीज़ हैं जो कि आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से सामने रखी गई हैं। नाज़िम में चौकसी साहब ये बताएगा, अमली तौर पर इन तजावीज़ पर अमल होता आपको दिखाई दे रहा है? ऐसा होगा इन फ्यूचर? आज तजावीज़ तो दे दी उन्होंने। मेरे ख्याल में बहुत अच्छी तजावीज़ है प्राइम मिनिस्टर की, और कुछ इसमें ख्वाब हैं, कुछ इनमें वाहमे हैं, कुछ हक़ाइक़ हैं। सबका ये एक मिला जुला मिक्सचर है जो प्राइम मिनिस्टर ने पेश किया। लेकिन तीनों तजावीज़, बल्कि 10 की 10 तजावीज़ बहुत अहम हैं उन मुल्कों के लिए जो गुरबत के गड़े में गिर चुके हैं, जिनकी पर कैपिटा इनकम भी बहुत कम है, जिनके यहाँ कोरोना ने तबाही मचा रखी है, जिनके यहाँ कोरोना से पहले गुरबत ने बर्बादी मचा रखी थी, और जो कर्ज़ों के बोझ में दबे हुए हैं, और जिनके मुल्कों से करप्शन का पैसा बाहर गया है। लेकिन अब बात ये कि प्राइम मिनिस्टर ने, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जनरल असम्बली में रखा है इसको, और जनरल असम्बली में सब ताकतें मौजूद हैं। वो ताकतें मौजूद हैं जो कारपोरेट वर्ल्ड की गुलाम हैं। वहाँ ज़ाहिर है कारपोरेट वर्ल्ड इम्पॉर्टेंट है, दूसरा रूस है, चीन है, ये 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं ये हैं। फिर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। क्या ये सब कुछ करने पर आमादा होंगे? क्या उनकी अपनी मईशतें कोरोना से नहीं गिर रही हैं? क्या उनके यहाँ अपने ज़वाल की तरफ वो नहीं जा रहे हैं? यकीनन उनका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, उनके प्रोटेक्शन चल रही है, उनके काम हो रहे हैं। चीन तो खासा बड़ा काम कर रहा है, अमेरिका में भी कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन क्या वो अपने रिसोर्सेज काट के आप हमारी तरफ मुंतकिल कर देंगे? यहाँ तो कोरोना की जो वैक्सीन है उस पर झगड़ा हो रहा है कि मुफ्त दी जाए ना दी जाए। कोई मुल्क मुफ्त देने को तैयार नहीं, चुनाचे वर्ल्ड बैंक वगैरह एक कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मुल्कों को मुफ्त वैक्सीन दी जाए। अगर वैक्सीन ही फ्री मिल जाए तमाम मुल्कों को तो बड़ा काम होगा। कर्जे माफ़ करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन क्या वो माफ़ करेंगे? कोई मिसाल ऐसी मिलती है? नहीं मिलती। क्या वो कर्जे मौखर करेंगे? कर सकते हैं बिल्कुल,
पिछले दिनों कर चुके हैं G20 वाले, और मौखर कर सकते हैं। कलील मुद्दती कर्जों की बात की प्राइम मिनिस्टर ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मिलने चाहिए, उसमें किसी का नुकसान नहीं है। कम शराब पर कलील मुद्दती कर्जे ये मिलने चाहिए, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है उन ताकतों पर जिनके हाथ में मईशत की लगाम है, बागडोर है, जो सब कुछ करते हैं और कुछ नहीं करते दूसरे गरीब मुल्कों के लिए। पहले भी कुछ नहीं करते थे, उनसे खेलते थे, अब भी खेलेंगे, लेकिन अमल होना चाहिए और देखते हैं कहाँ तक बात जाती है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अमल होना चाहिए, लेकिन अमल होगा चाहे चंद ही तजावीज क्यों ना हो। एनबीसी बस क्लियर कर दीजिए ताकि फिर मैं आगे बढ़ सकूं। मेरा ख्याल है इतना ज्यादा अमल नहीं होगा इसके ऊपर। सही। जनरल साहब, एनबीसी ने फरमाया कर्जे मौखर जरूर हो सकते हैं, लेकिन माफ करना ये जरा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन साहब साहब ने कहा कि ऐसी नजीर भी हमें माजी में नहीं मिलती। अगर जिस नजीर का हवाला एनबीसी ने भी दिया, कोरोना के हवाले से भी, इस तरह के मौलिक वायरस के हवाले से भी कोई नजीर नहीं मिलती, हो सकता है कि इस पर थोड़ा सा अमल हो जाए, ऐसा मुमकिन लग रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कर्जे माफ करने वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो हुआ, ऐसा हुआ है, लेकिन वो उस वक्त हुआ है जब आप किसी बहुत बड़ी बार्गेनिंग पोजीशन में थे कि आपकी तरफ से कोई ऐसी जरूरत थी। जिस तरह शुरू में अफगानिस्तान का मसला था, अमेरिका अफगानिस्तान आना चाह रहा था, एक आपके हाथ में एक उस वक्त ऐसा इशू था जहां उनको बड़ी आपकी हेल्प की जरूरत थी, तो शायद उस वक्त आप कुछ ऐसी बात करते तो उसका कोई मतलब भी होता, कुछ वजन भी होता उस बात में। आज जबकि कोई ऐसा हमसे किसी को कोई गर्ज नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो वो ऐसी मेहरबानी क्यों करेगा? ये नहीं होगी। अलबत्ता ये जरूर है कि बाज कर्जों की अदायगी मौखर हो सकती है, उसमें ठीक है, वो उसमें पहले भी हुई है, ये काम इस तरह का पहले भी हुआ है, अब भी हो सकता है। उसके अलावा जो बातचीत इन्होंने की है ये कि हमारे जो लूटे हुए असासे हैं वो वापस आ जाएंगे, कोई तो ये चीजें तो कोई नहीं करेगा। वो इनका लिंकेज है उन मुल्कों की अपनी इकोनॉमी से। आप सोचिए कि लंदन में जाके जिसने भी प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, तो गोरों ने बेची ना, वहां के लोगों ने बेची हैं, तो प्रॉपर्टी की कीमतें कहीं की कहीं चले गई। नतीजा ये कि उन्हीं की जेबों में पैसे गए, उनके लोगों के हालात बेहतर हुए, तो वो उनको कैसे उनका बेड़ा गर्क कर दें। इसी तरह यूरोप के दूसरे मुल्कों में है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन चीजों में जो कुछ प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, ये मुतालबात इखलाकी लिहाज से तो दुरुस्त हैं। उसकी वजह यह है कि एक पैंडेमिक भी है और आप लूटे हुए माल को वापस भी लाना चाहते हैं, लेकिन जो रियल वर्ल्ड है, जो हकायक हैं दुनिया में, उसकी रोशनी में अगर देखें तो इनमें सवाए इसके कि कर्जे कुछ मौखर हो जाएं, इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम समझें कि रियल वर्ल्ड में या रियलिटी में कोई इसके ऊपर अमल करने को तैयार होगा। तो इसलिए अपनी ख्वाहिश अपनी जगह पे, लेकिन अमल होता नजर नहीं आता। जनरल साहब फरमा रहे हैं अखलाकी तौर पर तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन अमली तौर पर अगर देखा जाए तो ये बहुत मुश्किल है। और फिर अभी तो पाकिस्तान में सेकंड वेव है, कई ममालिक में इसकी थर्ड वेव भी आ चुकी है। कब तक हम होप्स लगाए रखेंगे? ज़रियाब, ये बात सही है कि देखें अब तो वैक्सीन की तरफ पूरी दुनिया जा रही है और जाने की हर कोई अपने तौर पर कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने भी अच्छा है कि हमने प्रायोरिटीज 3 सेट की हैं कि जी वैक्सीन ये कि कोशिश की जा रही है कि अगले साल के पहले क्वार्टर तक वैक्सीन एक तो अवेलेबल हो, और फिर 3 प्रायोरिटीज के हेल्थ वर्कर्स को जाएं, दूसरे नंबर पे जो उम्र दराज लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनको वैक्सीन मैसर हो, और थर्ड नंबर पर आम आवाम का नंबर रखा गया है। और ये भी कोशिश की जा रही है कि हम मुफ्त वैक्सीन जहां जरूरत है वहां पर हम दे सकें, इन्हीं तरजीहात के तहत जो प्रायोरिटी सेट की गई हैं। तो देखिए, दुनिया कर काफी कुछ रही है, हमारी भी जो हमारी कोशिश है या जो हमारा एक एटलीस्ट बहुत फारफेच्ड होगा, मतलब मुफ्त वैक्सीन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां महंगाई हम तमाम के सामने है, आम इंसान किन किन मसाइल से रोजमर्रा की अपनी जिंदगी पर स्ट्रगल करता है वो भी हमारे सामने है। कोरोना के बायस जो हमारी मुश्किलात में इजाफा हुआ है वो भी हम तमाम जानते हैं। तो इसलिए बड़ा एक हाई ओवर एम्बिशियस सा बेंचमार्क है, अल्लाह करे हम यहाँ तक पहुंच पाएं। हिकमत अमली हमारी अच्छी थी, तो लिहाजा ये बात है कि जो बातें बोली गई हैं वो बिल्कुल ये बात सही है कि इन एन आइडियल वर्ल्ड वो बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। और जहां तक ये बात है कि जी कर्जे माफ किए जाएं या मौखर किए जाएं, मुझे लगता है उसमें बात ये है कि जो आलमी इदारे हैं जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वो चले वो चीज ये जरूर कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि वो तमाम ये जो सारी सुपर पावर्स हैं क्योंकि उनके रहमो करम पे हैं, तो अब ये भी देखने वाली चीज है कि वो ये चीज कितना कर पाते हैं या नहीं कर पाते। लेकिन नॉन डूएबल नहीं है, ऐसा नामुमकिन अनरियलिस्टिक की बात नहीं है कि वो कर्जे मौखर कर दें, और कुछ अगर कोई बहुत डायर सर्कमस्टांसेस में कोई मुल्क है तो उनके लिए चले माफ भी कर दें।
یہ کوئی بہت ناممکن بات نہیں ہے ان انسٹیٹیوشنز کے لیے, ملکوں کے لیے میں نہیں کہہ رہی. اچھا, جہاں تک یہ بات ہے کہ جی لوٹی ہوئی دولت واپس آئے, یہ ظاہر ہے ایک سیاسی طور پر بھی یہ پی ٹی آئی چاہتے ہیں کہ خاص طور پہ جو ابھی اس وقت وہ پرسیو کر رہے ہیں, اس میں کوئی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ جی جو پی ٹی آئی والے لوگ ہیں یا جو وہ دوسری پارٹیز کے لوگ ہیں کہ جی جو اب پی ٹی آئی کا حصہ بن گئے ہیں لیکن ماضی میں انہوں نے جیبیں بھری ہیں تو ان کو اس میں سے استثنا مل جائے, یہ چیز نہ ہو, تمام کے پیسے واپس آئیں, اس میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. پی ایم ایل این ہو, پیپلز پارٹی ہو, سوئس اکاؤنٹس ہوں, کچھ بھی ہو, دبئی کے فلیٹس ہو, پاناما ہو, جی لیکن یہ پوائنٹ ڈویبل نہیں ہے, یہ امپاسبل ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے وہ لوٹی ہوئی دولت ہے لیکن ان کی نظروں سے اگر آپ دیکھیں تو وہ انویسٹمنٹ ہے جو کہ آئی ہے اور جس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ٹیکس ہیونز اپنے ملک میں کریٹ کیے ہیں کہ جی ٹیکس بھی نہیں لیں گے, کچھ بھی نہیں کریں گے, بس آئیں اپنا پیسہ یہاں جمع کرائیں اور چپ کر کے جہاں رہتے ہیں وہاں رہیں. تو ان کے لیے تو بہت لیوکریٹو چیز ہے نا, انہوں نے تو بڑے مشکل سے لوگوں کو راغب کیا ہے اپنی طرف, وہ کیوں کریں گے ایسا؟ مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کرپشن کا لوٹا ہوا پیسہ, اس پر کچھ نہ کچھ آگے چل کر ہونا, اس پہ آپ کو تھوڑا سا مشکل نظر آ رہا ہے, لیکن باقی جو چند تجاویز ہیں اس پہ کچھ نہ کچھ پیش رفت ممکن ہے کہ ہو سکے. ابراہیم, جتنا کرپشن کا پیسہ لوٹ کر پاکستان سے باہر جا چکا ہے, ایک ہیوج اماؤنٹ ہے, پاکستان میں واپس آ جاتے تو لوگوں کی تو اگلی پچھلی نسلیں سنور جائیں گی. دیکھیے, وزیر اعظم صاحب نے جو خطاب کیا ہے اس کی ان کی جو لسٹ ہے بڑی وشفل لسٹ ہے اور بڑی خوشنما لسٹ ہے, لیکن ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب یہ قرضے دیے جاتے ہیں خاص طور پر انسٹیٹیوشنز کی جانب سے جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں, تو وہ بھی یہ ساتھ آپ پہ ایک آپ کو ڈٹرمن کرنا پڑتا ہے اور وہ آپ پہ ایک طرح سے شرائط بھی لاگو کرتے ہیں کہ آپ نے یہ قرضے اس مقصد کے لیے استعمال کرنے ہیں. تو ان میں سے کچھ قرضے جو ہیں وہ ری شیڈیول تو ہو سکتے ہیں, لیکن یہ کیسے وہ انشور کر سکتے ہیں کہ جو قرضے آپ معاف کریں گے ہمارے اور اس مد میں اگر ہمیں کوئی رقم بچتی ہے تو وہ ہم کورونا سے نمٹنے کے لیے ہی انہی اقدامات کے اوپر جو ہیں وہ خرچ کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ باقی جو پوائنٹس ہیں وہ باقی ہمارے جو شرکاء ہیں وہ بیان کر چکے ہیں. تو میں اس بات پہ آتا ہوں کہ ہمیں کورونا سے نمٹنے کے لیے اپنا ہاؤس بھی تو جو ہے وہ اس کو بھی تو ان آرڈر کرنا پڑے گا. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ہمارے ایک صحافی دوست ہیں وسیم عباسی صاحب, انہوں نے ایک سٹوری کی ہے صرف اسلام آباد کے ہاسپٹلز کے اوپر, اور 3 پرائیویٹ ہاسپٹلز کا انہوں نے جائزہ لیا ہے, اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو F10 کا ایک ہاسپٹل ہے معروف, وہاں پہ کورونا کے مریض اگر کوئی چلا جائے تو اس کا پر ڈے ایکسپینس جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپے ہے. شفا انٹرنیشنل کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ پر ڈے 90,000 اس کا ایکسپینس ہے. اسی طرح ایک اور ہاسپٹل کا انہوں نے ذکر کیا ہے جو یہ بلو ایریا میں ہے جہاں جسٹس وقار سیٹھ صاحب ایڈمٹ تھے, اس کا 70,000 پر ڈے, بڑے فگرز کے ساتھ اور شواہد کے ساتھ انہوں نے یہ سٹوری کی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو 70,000, 90,000 اور 1.5 لاکھ روپے پر ڈے افورڈ کر سکتے ہیں کورونا کے مریض ہو جائیں اور اس کے بعد جائیں, اور آپ کی جو سرکاری ہاسپٹلز کی کیپیسٹی ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے. دوسرا, مجھے کل اپنے پیرنٹس کی میڈیسنز کے لیے F10 مرکز جانا پڑا, اور میں سمجھ رہا تھا کہ روز NCOC وارن کرتا ہے تو بڑے لوگ جو ہیں وہ بڑے محتاط ہوں گے. 5 پارکنگز ہیں F10 مرکز کی, اور مجھے 20 منٹ وہاں پہ پارکنگ نہیں ملی, اور میں نے وہ بڑا ماسک وغیرہ پہنا ہوا تھا, سینیٹائزر سے میں سینیٹائز کر کے ہاتھ گیا, لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ اس پورے ایریا میں ایک ایلین ہوں جس نے یہ ماسک پہنا ہے, اور بڑے بڑے وہاں پہ پوش ایریا. اور چیز ویکسین جو آ رہی ہے آپ کو پتا ہے اس کی قیمت ابھی انیشل جو ایسٹیمیٹ ہے کہ وہ 5,800 روپے سم تھنگ ہوگی. ایک گھر میں 5 بندے ہیں تو 30,000 روپے کی ویکسین پاکستان میں کون لگوا سکتا ہے؟ تو ہمیں ساتھ ساتھ یہ اپنا گھر بھی جو ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے, اور پھر اس کے بعد یہ باقی چیزیں بھی اگر ہمیں چلیں سپورٹ ملتی ہے تو وہ, لیکن گھر سے پہلے ہمیں